नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम किसी भी निवेश, कानूनी या वित्तीय सलाह के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। प्रस्तुत समाचार सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी केवल दर्शक की अपनी है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो हलचल मची है उसके बारे में। खास तौर पर वजीर एक्स को लेकर काफी कुछ हो रहा है आजकल। हमारे पास कुछ ताज़ा खबरें हैं। एक तो सीबीआई की कार्रवाई से जुड़ी है, दूसरी खबर है भारत की अपनी डिजिटल करेंसी की तैयारी को लेकर, और तीसरी वो वजीर एक्स का एक पुराना इंटरनेशनल झगड़ा फिर से सामने आ गया है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन सब खबरों को जोड़कर देखें, समझें कि भाई भारत में क्रिप्टो का भविष्य जा किधर रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। ये सीधे जांच एजेंसियों से जुड़ी है। तो खबर यह है कि सीबीआई ने वजीर एक्स से जुड़ा एक क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज कर दिया है। और मजेदार बात यह है कि ये कार्रवाई अमेरिकी न्याय विभाग मतलब यूएस डीओजे उनके कहने पर हुई है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मेरा मतलब है यूएस एजेंसी के कहने पर यहाँ एक्शन। हाँ, देखिए ये पहलू बहुत अहम है। ये दिखाता है कि क्रिप्टो वाले जो अपराध है ना, वो अब किसी एक देश तक सीमित नहीं रहे। असल में ये मामला जुड़ा है अमेरिका के फ्लोरिडा में हुए एक बैंक घोटाले से। आरोप यह है कि उस घोटाले का पैसा मतलब अवैध तरीके से बॉर्डर पार भेजा गया और फिर उसे छिपाने के लिए या साफ करने के लिए आप कह सकते हैं क्रिप्टो का इस्तेमाल हुआ। तो सीबीआई का कहना है कि उनका मकसद यही अवैध मनी ट्रांसफर और जो क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोकना है। तो ये जो यूएस डीओजे का अनुरोध है वो इसी इंटरनेशनल मनी ट्रेल का एक हिस्सा है, आप समझिए। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट जैसा कुछ हो गया जिसमें क्रिप्टो एक औजार बन गया है। और वजीर एक्स इसमें कैसे फंसा? हाँ देखिए, वजीर एक्स क्योंकि एक बड़ा एक्सचेंज है तो जाहिर है कि अवैध गतिविधियों के लिए भी लोग उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जांच एजेंसियां उसी कड़ी को पकड़ रही हैं। ये घटना साफ इशारा करती है कि अब जो ये वित्तीय अपराधों की जांच है ना, वो सिर्फ बैंकों तक ही नहीं है, वो क्रिप्टो की दुनिया में काफी अंदर तक पहुंच गई है। और सिर्फ पहुंची नहीं है बल्कि अलग अलग देशों की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। तो ये वजीर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ भारतीय नियमों का ही पालन नहीं करना बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय जांचें हैं उनमें भी सहयोग करना पड़ सकता है। सही बात है। अच्छा, स्रोत में ये भी बताया गया है कि कितनी संपत्ति फ्रीज हुई है। करीब 0.26 बिटकॉइन, 7.83 इथीरियम और लगभग 8.7 लाख रुपए नकद। ये रकम सुनने में शायद क्रिप्टो के लिहाज से बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन इसका कोई सांकेतिक महत्व है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। रकम से ज्यादा जरूरी यहाँ पर आप कह सकते हैं सिद्धांत और प्रक्रिया है। ये दिखाता है कि एजेंसियां अब छोटी से छोटी कड़ी को भी ट्रैक कर रही हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ वजीर एक्स की कहानी नहीं है, ये पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक तरह का संदेश है कि भाई रेगुलेटरी शिकंजा जो है वो कस रहा है। एक्सचेंजों को अपनी केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर और एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाएं, इनको बहुत मजबूत करना होगा। लापरवाही की गुंजाइश वो अब कम होती जा रही है। तो मतलब जिम्मेदारी बढ़ रही है एक्सचेंजों पर और साथ ही इंटरनेशनल नजर भी है। ये तो हुई रेगुलेटरी सख्ती की बात। अब अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो सरकार खुद भी डिजिटल करेंसी के मैदान में उतर रही है। ये खबर भी काफी चर्चा में है। हाँ, ये दूसरी बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत जल्द ही अपनी रिजर्व बैंक समर्थित डिजिटल मुद्रा, जिसे सीबीडीसी कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो लॉन्च करेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, हाँ, बड़ा तो है, लेकिन इसमें एक तरह का विरोधाभास सा नहीं लगता? एक तरफ तो प्राइवेट क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन वगैरह, उन पर इतनी सख्ती, भारी टैक्स, और दूसरी तरफ सरकार खुद की डिजिटल करेंसी ला रही है। सरकार आखिर चाह क्या रही है? देखिए, यहाँ सरकार का इरादा मुझे लगता है काफी साफ है। मंत्री जी के बयान में खासतौर पे ये कहा गया कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जिनका कोई आधार नहीं है, मतलब कोई एसेट बैकिंग नहीं है, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है या वो डॉजकॉइन जो मजाक में शुरू हुआ था, हाँ। उन्हें कोई सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और उन पर टैक्स की दरें भी ऊंची ही रखी जाएंगी। सरकार साफ तौर पे कह रही है कि भाई ये जो बिना किसी संपत्ति के समर्थन वाली करेंसी हैं, इनमें निवेश जोखिम भरा है और हम इसे बढ़ावा नहीं देना चाहते। पर आम निवेशक तो अक्सर इसी जोखिम और भारी मुनाफे की उम्मीद में प्राइवेट क्रिप्टो की तरफ जाता है ना, वो रातों रात अमीर बनने वाले सपने। क्या सरकारी डिजिटल करेंसी, जो शायद ज्यादा स्थिर होगी, कम उतार चढ़ाव वाली, क्या वो उसे वो रोमांच दे पाएगी?
क्या निवेशक सीबीडीसी की तरफ आसानी से मुड़ेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, निवेशक भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोग हैं जो क्रिप्टो में सिर्फ तेजी से पैसा बनाने आते हैं, उनको शायद सीबीडीसी उतना अच्छा ना लगे। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो डिजिटल पेमेंट की सुविधा तो चाहता है, लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो के जो भारी उतार चढ़ाव है या रेगुलेशन की जो अनिश्चितता है उससे डरता है। उनके लिए आरबीआई का समर्थन वाला डिजिटल रुपया एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। सरकार शायद उसी वर्ग को टारगेट कर रही है और धीरे धीरे डिजिटल लेनदेन को एक रेगुलेटेड दायरे में लाना चाहती है। अच्छा, यानी सरकार एक तरह से लोगों को सेफ, रेगुलेटेड डिजिटल रास्ते पर लाना चाह रही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि बिटकॉइन या इथीरियम जैसी करेंसीज भारत में धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगी, या फिर दोनों साथ साथ चल सकते हैं? मतलब रोजमर्रा के लेन देन के लिए सरकारी डिजिटल रुपया और निवेश या स्पेकुलेशन के लिए प्राइवेट क्रिप्टो? ये भविष्य की तस्वीर अभी थोड़ी धुंधली है, सच कहूं तो। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि सरकार का रेगुलेटरी ढांचा कितना सख्त होता है आगे जाकर, और लोग सीबीडीसी को कितना अपनाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाँ, दोनों साथ साथ चल सकते हैं, अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए। सीबीडीसी पेमेंट सिस्टम को सुधार सकता है, जबकि प्राइवेट क्रिप्टो एक वैकल्पिक निवेश संपत्ति बनी रह सकती है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि बहुत ज्यादा रेगुलेशन और टैक्स के बोझ तले प्राइवेट क्रिप्टो का बाजार सिकुड़ जाए। ये वही क्लासिक बहस है, इनोवेशन बनाम रेगुलेशन। हाँ, ये बहस तो खैर चलती ही रहेगी। लेकिन फिलहाल वजीर एक्स पर वापस आते हैं, क्योंकि उनके लिए मुश्किलें सिर्फ सीबीआई जांच तक ही नहीं है। एक और मोर्चा खुला हुआ है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल। तीसरी अहम खबर जो है वो वजीर एक्स और दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस के बीच जो पुराना विवाद चल रहा था, वो अब सिंगापुर हाई कोर्ट पहुंच गया है और फिर से गर्मा गया है मामला। अरे हाँ, ये मामला तो काफी पुराना है। मुझे याद है 2019 में बिनांस ने कहा था कि उन्होंने वजीर एक्स को खरीद लिया है, लेकिन बाद में दोनों के सीईओ ट्विटर पर ही भिड़ गए थे कि भाई डील हुई भी थी या नहीं, असली मालिक कौन है ना? आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। ये वही स्वामित्व का झगड़ा है, ओनरशिप डिस्प्यूट जिसे कहते हैं। अब सिंगापुर कोर्ट ने वजीर एक्स को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। इस सुनवाई का मुख्य मकसद ही यही तय करना है कि वजीर एक्स का असली कंट्रोल किसके पास है। क्या ये बिनांस के पास है जैसा उन्होंने दावा किया था अधिग्रहण के टाइम, या फिर कंट्रोल अभी भी वजीर एक्स की जो ओरिजिनल भारतीय टीम है उन्हीं के पास है? लेकिन इस झगड़े का असर क्या पड़ रहा है? मेरा मतलब है एक्सचेंज तो चल ही रहा है ना? एक्सचेंज तो चल रहा है, लेकिन ये जो अनिश्चितता है ना, ये किसी भी बिजनेस के लिए और खासकर फिनटेक स्पेस में बहुत नुकसानदेह होती है। आप सोचिए, अगर यही साफ ना हो कि कंपनी का असली मालिक कौन है, तो बड़े फैसले कौन लेगा? भविष्य की रणनीति कौन तय करेगा? हाँ, ये तो है। और सबसे बड़ी बात, यूजर्स का भरोसा कैसे बना रहेगा? ग्राहक तो यही चाहेगा ना कि उसका पैसा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहे जिसका स्वामित्व साफ हो, स्थिर हो। और क्या इस विवाद का कोई कनेक्शन पहली खबर से भी हो सकता है? मतलब सीबीआई जांच से? अगर मालिक ही तय नहीं है तो रेगुलेटरी जांच में सहयोग कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। बिल्कुल। ये जो स्वामित्व का विवाद है, ये रेगुलेटरी कंप्लायंस को और भी ज्यादा पेचीदा बना सकता है। अगर मान लीजिए सीबीआई या कोई और एजेंसी वजीर एक्स से कोई जानकारी मांगती है, तो कौन सी टीम जवाबदेह होगी? बिनांस वाले लोग या ओरिजिनल भारतीय फाउंडर्स? हाँ, मुश्किल सवाल है। ये जो अस्पष्टता है, ये जांच प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है और वजीर एक्स की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे एक कॉर्पोरेट झगड़े का असर रेगुलेटरी मामलों पर भी पड़ सकता है। समझ गए। ये तो वाकई एक उलझा हुआ जाल सा लग रहा है। रिपोर्ट में लिखा है कि अगली सुनवाई इसी महीने के अंत में होनी है। तो इस केस का नतीजा क्या तय कर सकता है? क्या मायने होंगे इसके? एक हो ही सकता है। दूसरा, ये भारत में काम कर रहे जो दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनके लिए भी एक सबक होगा कि भाई इंटरनेशनल पार्टनरशिप या अधिग्रहण सौदों में कितनी ज्यादा स्पष्टता और कानूनी मजबूती होनी चाहिए। और तीसरा, ये शायद सीमा पार जो कॉर्पोरेट विवाद होते हैं उनको सुलझाने के तरीकों पर भी कुछ रोशनी डालेगा, तो इसका असर दूर तक जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर ये बन रही है, वजीर एक्स एक तरफ भारत में अमेरिकी जांच एजेंसी के कहने पर सीबीआई की जांच छेल रहा है, दूसरी तरफ सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बिनांस के साथ मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहा है, और इसी पूरे माहौल में भारत सरकार प्राइवेट क्रिप्टो पर नकेल कसते हुए अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने का रास्ता बना रही है। ये तो काफी कुछ एक साथ हो रहा है। बिल्कुल। अगर हम इन तीनों खबरों को जोड़कर देखें ना, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है कि भारतीय क्रिप्टो बाजार एक बड़े मंथन और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ रेगुलेशन का दायरा बढ़ रहा है, सख्त हो रहा है, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है।
दूसरी तरफ सरकार खुद इस स्पेस में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उतर रही है अपनी शर्तों पर। और तीसरी तरफ बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके बीच अंदरूनी विवाद और अनिश्चितताएं भी मौजूद हैं। इसका मतलब निवेशकों और क्रिप्टो कंपनियों दोनों के लिए ये समय काफी अनिश्चितता भरा है। उन्हें क्या करना चाहिए इस माहौल में? निश्चित रूप से वो जो वाइल्ड वेस्ट वाला दौर था ना क्रिप्टो का, वो शायद अब खत्म हो रहा है। निवेशकों को अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने की बजाय उन्हें रेगुलेटरी माहौल और प्लेटफॉर्म की स्थिरता को भी समझना होगा। वहीं जो एक्सचेंज और क्रिप्टो कंपनियां हैं उन्हें पारदर्शिता बढ़ानी होगी, नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और शायद अपने बिजनेस मॉडल पर भी दोबारा सोचना पड़ सकता है। माहौल तेजी से बदल रहा है और जो इसके साथ कदम नहीं मिला पाएगा उसके लिए टिके रहना मुश्किल होगा। ये तो साफ है कि आने वाला समय भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। रेगुलेशन, सरकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ये कॉर्पोरेट झगड़े, ये सब मिलकर इसकी दिशा तय करेंगे। हाँ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच संतुलन कैसे साधता है। क्या हम एक ऐसा मॉडल बना पाएंगे जहां नई टेक्नोलॉजी को पनपने का मौका भी मिले और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी हो? ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपके सोचने के लिए एक विचार जरूर छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा यानी CBDC को अपनाता है, क्या ये कदम प्राइवेट क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन या इथीरियम के लिए भारत में इनोवेशन और विकास की संभावनाओं को सीमित कर देगा, या फिर ये एक ज्यादा परिपक्व और स्थिर डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम है जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की डिजिटल संपत्तियां अपनी अपनी जगह बना सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।